अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी डिलीवरी जो है वो जून जुलाई में है तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है। अपने लास्ट मंथ में डिलीवरी से पहले आपने डिलीवरी की क्या क्या तैयारियां करनी है और कैसे करनी है, और लास्ट मंथ में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं और उनको आपने कैसे मैनेज करना है। लास्ट मंथ में आपको कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं, उनको कैसे आपने मैनेज करना है लास्ट मंथ। क्योंकि अगर आपकी जो डिलीवरी डेट है वो जुलाई में है या जून में है तो इट्स मीन कि ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर का एंड ही चल रहा है, तो इसमें इस ट्राइमेस्टर को आपने बहुत ही सेफली गुजारना है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है और आपकी ईडीडी जो है वो जून और जुलाई में है तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का, जिसका भी मैं जिक्र करने लगी हूँ, ख्याल रखेंगे तो आपकी डिलीवरी इंशाल्लाह नॉर्मल और पुरसकून तरीके से वो टाइम आएगा और पुरसकून तरीके से आपकी डिलीवरी जो है, आपका डिलीवरी टाइम जो है वो गुजर जाएगा और अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी हसीन नेमत से नवाजेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस करनी है, उनका जिक्र कर लेते हैं। जिसमें नंबर 1, आपके 36 वीक का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, तो आपके जहन में रखें कि आपके 9th मंथ का फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया। अब आपका जो 9th मंथ होता है वो आपका 36 वीक से 40 वीक तक होता है। अब आपकी जो डेट है, हम पूरा नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट किया जाता है आपकी डिलीवरी डेट यानी ईडीडी के पास जो 40 वीक पे होती है। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपको अचानक से आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं हो गया, आपको डायबिटीज नहीं हो गई, आपका हार्ट बीट आपकी ठीक है, आपकी बेबी की ठीक है, या आपको कोई और मेडिकल इशू नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है, तो 1 वीक आपकी ईडीडी से ऊपर 1 वीक भी वेट किया जा सकता है ताकि आपकी जो डिलीवरी है उसको यकीनी तौर पर नॉर्मल किया जा सके। लेकिन अगर बेबी की हार्ट बीट या आपके साथ कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो फिर आपको कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 9th मंथ लास्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है कि माँ और फीटस, माँ और बच्चा दोनों का वेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, क्योंकि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें बेबी के तमाम फंक्शंस पूरे हो चुके होते हैं, स्ट्रक्चर बन चुका होता है, ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं और उनका फंक्शंस भी शुरू हो चुके होते हैं। अब सिर्फ वेट गेन होना होता है, तो बहुत तेजी से बेबी जो है अपना वेट जो है वो गेन कर रहा होता है और माँ का वेट भी बढ़ चुका होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर आपको 9th मंथ में मुख्तलिफ किस्म की पेन्स का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जाहिर है फीटस जो है वो बड़ा हो चुका है, यूट्रस भी फैल गया हुआ है और फीटस जो है वो पेल्विस की तरफ आ चुका है और आपको उठने में मुश्किल हो रही है, आपको बैठने में मुश्किल हो रही है, आपको करवट लेने में मुश्किल हो रही है, तो आपको ये थोड़ी कमर में दर्द हो रही है, ये छोटी छोटी सी पेन्स आती रहेंगी जिसको आपने खुश दिली से बर्दाश्त करना है। अगर दर्द जो है आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो अपने डॉक्टर से मिलिए और प्रेगनेंसी सेफ पेन किलर यूज करिए, और बहुत ज्यादा पेन किलर भी नुकसान दे सकता है। अब उन प्रिकॉशंस का जिक्र कर लेते हैं जिस पर आपने अमल करना है और अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह आपकी जो डिलीवरी है उसको नॉर्मल कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वॉक करनी है। वॉक आपने ऐसे करनी है कि आपने अपने आप को थकाना नहीं है, आपने कोशिश करनी है 1 घंटा या इससे ज्यादा की वॉक एक दिन में करें। अब वो 1 घंटा आपने कॉन्टिन्यूसली नहीं करनी, 20 मिनट कर लें, थक गए हैं तो कोई बात नहीं, 20 मिनट दोपहर को कर लें, 20 मिनट रात को कर लें, तो आपने वॉक करनी है लेकिन थकाना नहीं है। अब वॉक करने में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो दोनों टांगे हैं उनको जोड़ के आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करनी है। कोई आपने रेसे लगाना नहीं शुरू कर देनी, और आपने जो वेट अपना वो दोनों टांगों पे इक्वल रखना है। और अगर आपको हाथ से भी वजन उठाना पड़ता है तो आपने दोनों हाथों में इक्वल वेट डालना है। ताकत आप लेटें तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है अपने पैरों के नीचे तकिया रखें ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो आपकी आगे की तरफ और आप रिलैक्स फील करो। जिस वक्त बैठे तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रख के बैठे, ठीक है, या आप लेट जाएं। ऐसे अपने आप को पीछे को झुका के मत बैठें, कमर को टेढ़ा करके मत बैठें, इसको बेंट, अपनी जो बैक है उसको ऐसे बेंट करके मत। 9th मंथ में आपको डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज के अंदर स्मेल
स्वेल है और इचिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, तो आपको विजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज है तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट, आपको इन मंथ के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को पाइल्स यानी कि बवासीर हो जाती है। होता क्या है कि आपका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड का बैक फ्लो है वो हो नहीं पाता और वेन सूज जाती हैं। और ये एक नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है, बहुत सी फीमेल को हो जाता है जो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, कब्ज नहीं होने देनी। अगर पाइल्स के साथ आपने कब्ज होने दी तो उससे क्या होगा कि आपको फिशेस हो सकते हैं, कट लग सकते हैं, तो बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। आपको खाम में एक एक्स्ट्रा दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है। जूते जो है ना वो हमेशा कंफर्टेबल पहनने हैं। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट सी आपने पहननी है, ऐसे आप उसमें वेज हील भी पहन सकते हो, लेकिन जो भी जूता हो बेशक उसका थोड़ा सा उसके हील हो वेज टाइप, लेकिन वो आपको कंफर्टेबल हो, जिसको पहनना और चलना आपके लिए कंफर्टेबल हो। और लास्ट डेज में जो आपने ड्रेसिंग करनी है आपने बहुत ही ढीले ढाले से लाइट से कलर के कपड़े पहनने हैं और डेली चेंज करने हैं। और जिस वक्त आप अपना डिलीवरी के चेकअप के लिए जाती हैं, लास्ट मंथ है, जाहिर आपको 2 से 3 दफ़ा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो बहुत ही इजी कपड़े पहन के जाइएगा जिसमें आपका चेकअप जो है वो बहुत ही इजी हो सके। ये नहीं कि आपको कोई टाइट सी जीन्स पहन लें, टाइट्स पहन लें या कोई इस तरह के टाइट्स कपड़े पहन लें जो कि आपके चेकअप में मुश्किल पैदा करें। और एक और अलामत बहुत सी पेशेंट में देखने में आती है लास्ट मंथ में कि उनके पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह भी यही होती है कि ग्रेविटी की वजह से वेन्स में ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता और पाँव सूज जाते हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के कुछ देर अपने पाँव को डुबो के रखें, और जिस वक्त लेटें आप पाँव के नीचे तकिया ज़रूर रखें ताकि पाँव थोड़े से सर की तरफ से ऊंचे होंगे तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हेड की तरफ जाएगी, तो स्वेलिंग कम हो जाएगी। और अगर आपको इस लास्ट मंथ में कोई मेडिकल इशू देखने को मिलते हैं, सपोज टू बी कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जो पहले आपको कभी नहीं था, अभी अचानक से स्टार्ट हो गया, या आपकी डायबिटीज़ हो जाती है, आपको एडिशनल डायबिटीज़ कहते हैं जो पहले नहीं थी अभी स्टार्ट हो गई है, या आपके लीवर में इन्फ्लामेशन हो गई है, जिगर के अंदर सोजिश हो गई है जिसकी वजह से आपको खारिश होने लग गई है, तो इसको आपने इतना लाइट नहीं लेना कि कोई बात नहीं, ये तो डिलीवरी हो जाएगी 8-10 दिन में, तो अब क्या मैं डॉक्टर को चेकअप करवाऊं। आपका एक दिन का हाई ब्लड प्रेशर, आपके एक दिन की जो है आपकी हाई शुगर जो है आपके बेबी को बहुत सख्त नुकसान दे सकती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फौरन से पहले अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और अपनी मेडिसिन को स्टार्ट कीजिए। पेशेंट्स पूछती हैं कि डॉक्टर साहब डिलीवरी होने वाली है तो क्या हम फेशियल करवा लें, डॉक्टर साहब डिलीवरी होने वाली है तो क्या हम डाई करवा लें। तो बिल्कुल आपको डिलीवरी होने वाली है, अल्लाह रहम करे, कोई सख्त बीमारी नहीं होने वाली, आपको मना नहीं है। अगर आप बाल डाई करवाना चाहती हैं, कटिंग करवाना चाहती हैं, आप अपने फेशियल्स करवाना चाहती हैं, अच्छे अच्छे से कलर डाई करवाना चाहती हैं तो करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप का ख्याल करें, हेयर कट लें, फेशियल्स करवाएं, स्टिकिंग करवाएं, केराटिन करवाएं, जो दिल चाहता है करवाएं, क्योंकि उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो 40 डेज के लिए आप किसी भी पॉलर का बाकी चीज़ों की तैयारी के साथ साथ आप ये भी तैयारी रखें। और ये वो अलामात थी जिस पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत सेफ और नॉर्मल होगी। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।